नाज़रीन, आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि 2023 के आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से वो एतमाद बहाल करेगी अवाम के ऊपर जो महंगाई की शक्ल में और गवर्नेंस के मामलात जो है वो असरअंदाज होने की शक्ल में लोगों का वो एतमाद मुतासर हुआ है। ताज़ा तरीन वाक़या आज पेश आया जब पेशावर में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा कि बराए मेहरबानी आप पेशावर में तशरीफ ना लाएं और किसी किस्म के मंसूबे का इफ्तिताह ना करें। लेकिन आपको याद होगा कि इससे मिलता जुलता खत जो है वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में भी लिखा गया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आईनी इदारे के अफसर के खत को हवा में उड़ाते हुए पेशावर का न सिर्फ दौरा किया बल्कि पाकिस्तान इनिशिएटिव कार्ड जो है उसको भी लॉन्च किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तान 170वें नंबर से 126वें नंबर पर आ गया है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो डबल डिजिट्स के अंदर मौजूद है और ऐसे में जो विफाकी वजीर है एनसीओसी के सरबरा असद उमर वो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ये कहते हैं कि सिर्फ 15 दिन में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर लोकल सतह पर बात की जाए तो लाहौर के अंदर नान बाई एसोसिएशन की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि 10 रुपए की रोटी हम 12 रुपए की करेंगे, चक्की का आटा 85 से 88 रुपए किलो और 15 रुपए का जो नान है वो 18 रुपए का किया जाएगा। बज़ाहिर ये सिर्फ 2 से 3 रुपए का इजाफा नहीं है। अगर एक घर में एक वक्त में 6 रोटियां जाती हैं तो उस कॉस्ट में इजाफा होगा और जो मजमूई कॉस्ट है लिविंग की, सस्टेनेबिलिटी की, वो मुतासिर होगी। इसके पीछे वजह क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नासिर साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम आफ्ताब गिल साहब, सदर है नान बाई एसोसिएशन के। आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर भी बात कर लेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर भी बात कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे टेलीफोन लाइन पर बताया जा रहा है कि जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है, अल्लामा इकबाल की बहू हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस रिटायर्ड नासरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे बात करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सीनियर वकला की जानिब से इस बात को कोट किया गया कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो जस्टिस डिलीवरी के अंदर दुनिया में 126वें नंबर पर है। हम अपने सरकारी अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को बेतहाशा मराद देते हैं, तनख्वाह देते हैं, वो हाईली पेड लोग हैं। उसके बावजूद नासरा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है वो ताखीर का शिकार क्यों है और जो जजेस हजरात हैं वो डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? क्या उन पर वर्कलोड ज्यादा है? जी, दोनों बातें आपने जो कही वो सही है कि हमारे यहाँ बात यह है कि जितनी हमारी जुडिशरी की खास तौर पे सबऑर्डिनेट जुडिशरी से लेके ऊपर तक तादाद है वो बहुत कम है। और मैं समझती हूँ कि 1947 से बहुत कम इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि आबादी आप देखिए, कुजा 1951 सेंसस में ये जो वेस्ट पाकिस्तान था उस वक्त इसकी 3.25 करोड़ आबादी थी और आप जानते हैं कि 22 करोड़ से तजावज कर गई है। लेकिन 6 गुना हमारी जो अदलिया है इसमें ना सबऑर्डिनेट कोर्ट में इजाफा हुआ है ना हायर जुडिशरी में हुआ है। ऐसे चंद एक अदालतों का इजाफा हुआ है और फैमिली कोर्ट में समझती हूँ एक बड़ी मुस्बत जो शुरू की थी इन्होंने सिलसिला, और ये शुरू हुआ था 1964 में। लेकिन बाकी जो हैं हमारे अदालतें, उनकी तादाद इतनी कम है और प्रेशर उन पे है। और ये बात बल्कि उस दिन कही गई कि जी प्रेशर तो यही है that they are expected to perform, और वो कर ही नहीं सकते, इतने सारे केसेस हैं
और फिर हमारे वकला के अपनी मेरी बरादरी है, उनके हालात ये हैं। मैम पिछले दिनों मुझे लाहौर की एक जिले अदालत पे एक काम से जाने का इत्तफाक हुआ, तो मैं आपसे सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखा कि कोर्ट रूम में बैठकर जो रीडर साहब हैं वो अलग से रिश्वत वसूल कर रहे हैं। कोर्ट रूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें इस बात का भी डर नहीं है क्योंकि कैमरा उन्हें देख लेगा। सरेआम हर साइल से वहां पर रिश्वत वसूल की जा रही है। इस नासूर का हम कैसे इलाज करें मैम? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी 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 जी। मैं इस बात को बिल्कुल त्याग समझती हूँ, क्योंकि असल बात ये है कि अब तो कंप्यूटराइज हो गई है, इसलिए उनको आगे पीछे करना रीडर के बस में नहीं है। रीडर के पास कोई इख्तियार नहीं सिवाय कि वो कॉल आउट कर दे कि जहाँ तक वो लिखाई होती है ये तो आपके करते हैं। क्लर्क्स जो कोर्ट में होते हैं या टाइपिस्ट, तो जो रीडर के पास पहले इख्तियारात थे अब वो इख्तियारात है ही नहीं। और जब से ये कोविड की वजह से वर्चुअल कोर्ट भी लगने लगे हैं, और जो मेरा ख्याल है खुर्सा साहब के जमाने में ज्यादा नुमाया हुए, वो तो इस तरह है कि कोई अदालत में अल्तवा ले ही नहीं सकता, किसी दूसरे शहर में भी हो तो किसी और को उसके लिए तैयार किया हो ताकि वो वर्चुअली पेश होकर जो केस है आजू कर। बिल्कुल ठीक है मैम। इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह की जुडिशरी के बारे में आरा पाई जाती हैं। एक जानिब हमने देखा कि दावा किया जाता है कि जुडिशरी जो है वो आज़ाद है, अपने फैसले करने में बिल्कुल उसके किसी किस्म का दबाव नहीं है, जबकि जो दूसरी तरफ दूसरी कैंप के लोग हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है और नादीदा कुव्वतें आज भी इन फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। आपकी क्या राय है मैम? मेरे तो सबसे पहली राय यही है कि जो असरअंदाज होती है ताकत वो ये है कि हमारी जुडिशरी की तादाद कम है और इन पे प्रेशर होता है हर वक्त डिलीवर करो। इतने केसेस लगे होते हैं, खास तौर पे जो छोटी अदालतें हैं, तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इसके ऊपर अपना जो है वो फैसला पर वक्त करे और जल्दी करे। अब तो खैर ये है कि लोगों को मिल गए हैं टाइपिस्ट और कंप्यूटर मिल गए हैं छोटी अदालतों में। पहले तो ये खुद ही जज को लिखना भी पड़ता था सारी कार्रवाई, और देखना पड़ता था कि जो गवाह है वो कैसे हैं और जो मुल्जिम है वो कैसे है, और अंदाजा लगाना होता था कि कौन सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है, लेकिन कवानीन हमारे देखिए 1857 से लेके और ये बने हुए हैं 1910 तक, इनमें तरमीम होनी बहुत जरूरी है। और ये तरमीम करना काम जो है वो मुकन्नना का है। अब मुकन्नना जो है उसको जुडिशल कमीशन वाले कहते भी हैं कि आप इसमें कीजिए। अच्छा मैम एक बात और बताइएगा कि हमने देखा कि श्रीलंकन मैनेजर को सियालकोट में जिस तरह से लिंच किया गया, जिस तरह से फैसलाबाद में खवातीन को सरे बाजार बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर सरगोदा में एक खातून को पिछले दिनों जलाया गया। ये जो मॉब जस्टिस है, ये जो लोग कानून को खुद ही अदालत लगाते हैं, खुद ही फैसला सुनाते हैं और खुद ही उस सजा पर अमल दरामद भी करते हैं, तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ के इदारे हैं उनके ऊपर लोगों का अब उस तरह से एतमाद नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। मैम एक तो ये भी बात है कि प्रेशर मैंने आपसे बताया अदालतों पे। दूसरी बात है, आप देखिए 1951 की जो हमारी फर्दमशुमारी, मैं इसको मर्दमशुमारी नहीं कहती, तो औरतों को गिनना जरूरी है। फर्दमशुमारी में वेस्ट पाकिस्तान की तादाद थी 3.25 करोड़, अब 22 करोड़ है। जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतनी आपस में तनाजे जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, और जब तक हम आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे हम आगे तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो ही नहीं सकते। अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब में इल्मुल इक्तिसाद में कहा था कि रियासत को ये इख्तियार है कि वो एज लिमिट जो है वो फिक्स करे और औरतों की एज लिमिट शादी की 30 साल कर दे, तो ये खुद ही जो है आबादी का कुछ ना कुछ जो है ये कम हो। बड़ी सही बात है, बड़ी सही बात है। पिछले हफ्ते यानी पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने ये फैसला किया है फेडरल शरीयत कोर्ट ने कि ये बिल्कुल जो इलेक्टेड रियासत है उसके पास ये इख्तियार है और ये वायलेटिव ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल नहीं है कि वो एज लिमिट प्रिस्क्राइब कर दें कि शादी कब होगी एक औरत, और अगर वो प्रिस्क्राइब कर दे वाकई के 30 में होगी या 35 में होगी। अब तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होती है, तो इसलिए इसका इतना असर नहीं होगा जो। बिल्कुल ठीक है मैम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब आप जज थी, जब आप इस शोबे से वाबस्ता थी, तब की जुडिशरी में और आज की जुडिशरी में आप क्या पॉजिटिव चेंज देखती हैं, नेगेटिव चेंज देखती हैं, या क्या चेंज देखती हैं आप?
मैं तो जो भी फैसला करने के लिए बैठती थी तो पहले मैं दुआ भी शुरू की थी कि अल्लाह ताला मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन मुझे ये भी तसल्ली थी कि अगर गलती है भी तो उसके लिए भी इजाला जो है सुप्रीम कोर्ट तक है। लेकिन बात ये है कि अब तादाद केसेस की बहुत बढ़ी और अदलिया का जो है वो उतनी तादाद नहीं बढ़ी, इसलिए प्रेशर तो जजेस पे है ही हर सूरत। और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो देखिए कुछ ना कुछ उसमें गलती होने का इम्कान ज्यादा है। और देखिए वकला, जब से हमारी लॉयर मूवमेंट जो है वो कामयाब हुई तो हर घर में पहले कहते थे कि एक होना चाहिए फौजी और एक होना चाहिए डॉक्टर, अब वो कहते हैं वकील भी है तो वो ये मुकला गर्दी का जो है ना सारा ये बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने ओवरऑल जो जुडिशरी के मामलात थे उनके ऊपर अपनी राय दी। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि जैसा कि मैम ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आबादी का फैलाव है वो एक बहुत बड़ी वजह है। बर वक्त जो निज़ाम इंसाफ है ऑपरेट नहीं कर पाता, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। नासिर साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपने फिर एक मरतबा मदऊ किया और डॉक्टर साहबा को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, जो कि मेरे लिए भी एक ज़ाती तौर पे बड़ी अहम बात है। जो डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल साहबा ने बातें की हैं उसकी दो जो बड़े ठोस पहलू हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है वहाँ से डिलीवर नहीं कर पा रहे, और दूसरा मैं भी अपनी जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा जो आबादी है और जो पाकिस्तान के वसाइल के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है, इसके साथ हम किसी भी सूरत में एक ऐसे माशरे की तश्कील नहीं कर सकते जिसको आप आइडियली एक ऐसा माशरा कहते हैं। कह रहे हैं नासिर साहब की आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर बहुत है, बड़ा, इसीलिए आप मुत्तहिदा अरब अमारात ने नासिर साहब मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस जो है वो वज़ा की है। उन्होंने एक वजीर बराए खुशी मुकर्रर किया है और कहा है कि किसी भी मुल्क में अदालतें और हस्पताल जो है उनकी तादाद में इजाफा करके आप लोगों को खुशी नहीं दे सकते। आपको ऐसे अवामिल पैदा करने होंगे कि जिनकी वजह से लोगों को अदालत या हस्पताल ना जाना पड़े। और उसके अंदर नासिर साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर महंगाई का है। महंगाई जो लोगों को मुतासिर कर रही है, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। पहले तो ये समझना है कि महंगाई क्या है। लोगों के पास जो वसाइल हैं और चीजों की डिमांड जो है वो इस कदर ज्यादा है कि जो चीजें जब वो तलब करते हैं तो उनकी शॉर्टेज पैदा हो जाती है। इसके नतीजे में एक गैप है जिसे हम महंगाई कहते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी और जब पाकिस्तान बनता है उस वक्त 1.25 करोड़ आबादी, और जो कॉन्टीजेंट और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो इन तमाम लोगों को लुक आफ्टर करेगी, उसके अंदर हमने 10 से 15% भी गुज़िश्ता 74 साल में बेहतरी नहीं की। अगर पुलिस का निज़ाम है तो अगर पुलिस के निज़ाम के अंदर भर्ती होनी चाहिए। टू द इन्फ्लेशन, नासिर साहब मुझे आफ्ताब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। आफ्ताब साहब, आपने गौर किया होगा कि नासिर सलमान ने अपनी गुफ्तगू में महंगाई की एक वजह यह बताई कि जब लोग ज्यादा हो और कमोडिटी कम हो तो उसकी वजह से जब उसकी तलब में इजाफा होता है तो चीज महंगी हो जाती है। हमें अप्रैल के महीने में मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करके बताया कि पंजाब में गंदम की बंपर क्रॉप हुई है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट पोजीशन में आ गया है। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है और आप लोग जो है वो भी शिकवा कर रहे हैं कि हमें आटा महंगा मिल रहा है, गंदम महंगी मिल रही है। और आप लोगों ने भी ऐलान कर दिया है कि अब 10 की रोटी 12 की और 15 का नान 18 का दिया जाएगा। क्या आप लोग इस फैसले पर कायम है आफ्ताब साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी आपका शुक्रिया। देखिए, मसला पता क्या है, रोटी और नान, जो मैं बेसिक बात करूंगा अपने टॉपिक पे, हमारा टॉपिक है नान और रोटी। जी, मैंने आपसे रोटी और नान का जो मसला है ना मेरे भाई, उसको महंगा क्यों करना पड़ता है? जब आटा महंगा हो जाता है तो फिर वो एक बेसिक फैक्टर है। तो जब आटा महंगा होगा तो ऑब्वियसली उसका जो है वो असर जाके रोटी पे डलेगा, और इसी तरह जब फाइन महंगा होगा तो वो नान पे डलेगा। अभी चंद माह पहले हमारे जो फाइन की बोरी मिल रही थी वो 4,900 रुपये में मिल रही थी, और उसका वजन था 84 kg, 84 kg। ठीक है जी। अचानक क्या हुआ कि वो उसका रेट बढ़ा दिया गया और आज जो मार्केट में उसका रेट है वो 6,000 रुपया हो गया, और वजन जो है 4 kg उसमें से वजन भी कम कर लिया, 80 किलो हो गया, 80 किलो कर दिया गया।
अब 860 रुपये का थैला पहले मिला हमें, रोटी 10 रुपये की हो गई। अब 1100 रुपये का थैला जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस किए हैं उसके, ठीक है। अब उस तनासब से हमने रोटी का रेट निकालना है। उसके बावजूद रोटी सिर्फ आटे के अलावा सिर्फ आटे ही नहीं उसमें डलता, उसमें गैस भी है, बिजली भी है, और जो हमारी तो आफ्ताब गिल साहब, लेबर होती आपका ये जो ऐलान है ये हतमी है या इसके ऊपर गवर्नमेंट आपके साथ नेगोशिएट कर रही है? देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करता हूँ, नासिर भाई मेरे भाई हैं, बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आज भी ये आटे की कीमत कम करवा दें। हमें क्या ज़रूरत है, हम रोटी की कीमत बढ़ाएंगे, फाइन की कीमत कम गवर्नमेंट की जानिब से आपसे राब्ता किया गया है, आपको इजाजत दे दी गई है सरकारी तौर पर? क्योंकि अगर आप लोग अपने मनमाने रेट के ऊपर रोटी या नान फरोख्त करेंगे तो वो आपकी दुकान सील करके चले जाएंगे। ये ज्यादती है। यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है मीडिया से भी और गवर्नमेंट से भी। कौन सी एक चीज है जो इजाजत तलब करके बिक रही है? मुझे ये समझाया जाए कि अभी कल एक नोटिफिकेशन होता है डीसी ऑफिस में जिसमें दाल भी महंगी हुई है, गोश्त भी महंगा हुआ है, मटन, बीफ, कोई एक चीज बताएं जो सस्ती हुई है। नहीं, इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है? आपको अभी इजाजत तो नहीं मिली ना जिले इंतजामिया की जानिब से, तो आप लोग अब क्या करेंगे? अगर आपकी दुकानें सील होती हैं, महंगा सस्ती रोटी आप बेच नहीं सकते, तो करेंगे क्या? आप लोग तो एक डेड एंड के ऊपर आ गए ना आफ्ताब साहब। जब दुकानें सील हो जाएंगी, बंद कर देंगी, तब की तब देखेंगे वैस भाई। अब फिर वो केस मैं आपकी अदालत में लेके आऊंगा, मीडिया की अदालत में। चले, मैं नासिर सलमान साहब से स्पेसिफिकली इस बात का जवाब लेता हूं, क्योंकि हम ओवरऑल जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो सबसे बुनियादी फैक्टर होता है नासिर साहब, वो भी किसी भी मुल्क में उसकी जो वीट प्राइसेस होती है, जो रोटी की कीमत होती है। जब इन लोगों को 4,900 रुपए की बोरी मिलती थी तब भी ये उतने की ही रोटी बेचे, और जब 6,000 की बोरी मिलती है तब भी वो उतने ही का रोटी नान बेचे। नासिर सलमान साहब, वैस भाई देखें, जो हमारे यहाँ पर बाज़ार से कुछ लोग रोटी और नान खाते हैं, जो लाहौर से बाहर से जो हमारी लेबर क्लास है वो यहाँ पर अमूमन आज जो नान बाई की दुकान है वहाँ पर रजू करती है और रोटी और नान खरीदते हैं, और 2 रोटियाँ और कुछ थोड़ा सा सालन लेके एक वक्त वो अपना खाना इस्तेमाल करते हैं। तो लाहौर अभी भी मेरा हाल है पंजाब दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 100 रुपए के अंदर आप अपना एक वक्त का खाना खा लेते हैं। देखिए, मैं आपको वैस भाई इस मामले में बताना चाहता हूँ कि अभी आफ्ताब गिल साहब ने कहा कि हमने इसमें 2 से 3 रुपए पर आइटम, यानी कि रोटी के अंदर भी पैसे बढ़ाए और नान के अंदर भी पैसे बढ़ाए, रोटी में 2 और नान में 3 रुपए। देखिए, असल में गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो गंदम की इमदादी कीमत है वो 1950 रुपए की 1450 से निकाल के, क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप देखें पेट्रोल, तो फिर आटा महंगा हुआ ना। तो जरा सुन तो लेना भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने उसकी इमदादी कीमत जब ज़्यादा की है तो वो उसकी कीमत भी बढ़ी है। 1100 रुपए का इस वक्त 20 kg का आटा पंजाब में दस्तयाब है, जो सिंध से बहुत ज़्यादा सस्ता है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को इस हवाले से आटे की तमाम तर अफवाहों के बावजूद रोटी क्यों नहीं महंगी होगी? अच्छा, नहीं, मेरी बात तो सुने। देखिए, ऑलरेडी ये जितना भी मामला है ये 12 रुपए की जो दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलवाड़ साहब जो यहाँ टाउनशिप के अंदर 5 रुपए की रोटी लगा के लोगों को सस्ती रोटी स्कीम के तहत दे रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम असल में इस हवाले से गवर्नमेंट जो है, तो रोटी क्यों नहीं महंगी होगी? देखिए, ये ऑलरेडी 12 की बेच रहे हैं जो पहले की निस्बत, ये ऑलरेडी 10 की बेच रहे हैं और 12 की करने का ऐलान कर रहे हैं। मैं वही बताऊं आपको, ये ऑलरेडी 10 की बेच रहे हैं जो पहले की निस्बत ज्यादा कीमत है, और इस हवाले से गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं दी कि रोटी, और क्योंकि ये बेसिक कमोडिटी है। आटा महंगा कर दो और इजाजत ना दो कि रोटी महंगी करो। मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया है कि रोटी की कीमत और नान की कीमत बतदरीज पहले से बढ़ी है, क्योंकि जब भी अभी हमारी एक नई ये लहर आई है महंगाई के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। मैंने आपको आटे के मुतालिक भी बताया है कि जो इंटरनेशनल जो चेन खराब हुई है सप्लाई की, नासिर सलमान साहब जो नान भाई हैं वो पहले ही महंगी रोटी बेच रहे थे, वो पहले ही महंगी रोटी बेच रहे थे, इस वजह से अब इजाफा ना करें। बात है कि जो वक्त के गुजरने के साथ साथ अगर एक 8 आने की एक 20 साल पहले रोटी तो आज 8 आने की नहीं है, और इस 3 सालों में भी रोटी की कीमत बतदरीज बढ़ी है। अब अगर ये 2 रुपये बढ़ा रहे हैं तो जिला इंतजामिया इस हवाले से इनके साथ निगोशिएट करेगी और उस निगोशिएशन आटा सस्ता देगी इनको।
आटा सस्ता नहीं देगी। आटा एक जो किलो आटा है उसमें कितनी रोटियां अच्छा, आप लोगों ने इन्हें बनाई जा महंगा सकती आटा भी हैं, देना है और उसके बाद रोटी ओवरहेड महंगी नहीं करने एक्सपेंस आपके कितने हैं, उसके बाद इस चीज का तयन किया जाएगा कि एक रोटी की कीमत आपको जो अपने लोग इस प्रॉफिट बात के का बाद तयन कितने की करते देनी हैं, चाहिए। नासिर साहब, जो लोग इस बात का तयन करते हैं उन्होंने कभी रोटी लगाई है? नहीं, रोटी लगाई नहीं है। देखो मेरे भाई, जो बंदा किसी फिल्म की कहानी लिखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वालदा या उसकी बहन को कैंसर है और कहानी के अंदर उसने कैंसर सदा खातून की बेसिक कैरेक्टर के तौर मुझे पर मुझे आफ्ताब गिल से अपनी बात का जवाब ले लेने दें। ओपिनियन होती है आफ्ताब गिल साहब, ये तय किया जाता है कि बातें सुन रहे हैं, इसका तनासुब कैसे तय किया आफ्ताब गिल साहब, जाएगा। नासिर साहब की बातें सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी आप लोग इतना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को प्राइस में इजाफा नहीं करना चाहिए। आफ्ताब गिल साहब, देखिए बात पता है क्या व्यास भाई, जैसे नासिर भाई ने अभी कहा कि नेगोशिएशन के लिए ये तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं नेगोशिएशन के लिए। अगर आटे की कीमत कम होती है हम रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, अगर फ़ाइन की कीमत कम कर दी जाती है हमें क्या ज़रूरत है हम नान की कीमत बढ़ाएं। बेसिक चीज़ ये है कि ये जो बाल से खाल उतारी जाती है वो सिर्फ नान भाई के लिए है। जी हाँ, क्या पहले मिल वाले से ये पूछा जाएगा कि भाई तूने ये फाइन की कीमत क्यों बढ़ाई है? नहीं, पिछले या साल आटे वाले से अभी भी कम है। आप तक पिछले साल की निस्बत 6,000 रुपए आप इस वक्त सर उनका रोज का काम है। नहीं मैं जरूरी है, उनका रोज का ये काम मुझे है। भी पता है, ये मुझे भी पता है। मेरी बात सुने, आप मेरे भाई हैं, मैं कभी भी कितने की आपसे है? क्रॉस टॉकिंग नहीं नहीं, करूंगा। मैं आपको ये बता आप मुझे बताएं कि मैं आप फैक्ट पे बात आप जरा करूंगा। इनको पिछले साल की फैक्ट प्राइस पे बात बताएं ना करूंगा। प्लीज। ये सुलैस इकबाल साहब ने मुझे एक दफा नहीं कई दफा मधु किया इस प्रोग्राम में। 6,000 रुपया पिछले साल कीमत थी, इस वक्त फाइन की कीमत कितनी है? जी, ये देखिए, ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों में तासुब ना जाए। साहब कह रहे हैं कि पहले 4,900 रुपए थी, अब 6,000 हुई है। पूरी नहीं कर रही और अपने किसी भी शहरी या किसी भी तबके का जवाब ले कर लेना। रहे हैं। जी आफ्ताब साहब, मैं ये गुजारिश कर देता हूँ, अगर ये सर सच्ची जवाब बात ले पिछले लेने साल की की निस्बत मेरी तो बात जो भी सजा होगी मैं आपके शो में जी, आफ्ताब तस्लीम साहब। करता हूं कि मैं वो लूंगा। जी, आफ्ताब साहब। मैं गुजारिश करता हूँ नासिर भाई, आप भी बावसूख हैं, आपके पास जराए होंगे, आप सुबह मार्केट से चेक करवा लें कि कीमत क्या है फाइन की। आप बताएं क्या है? कीमत क्या है अपना नहीं, आटे बात की। है, नहीं, आप- डॉक्टर साहब, आप- प्लीज, आप- आप उसके बाद एक और नासिर बात साहब आप मुझे बात जी, करने दें, जी। ऐड कर दूं नासिर भाई। फाइन आटे के अलावा गैस बेसिक फैक्टर है। नहीं नहीं मैं ये गैस नहीं कह तो रहा। बाद में आते वो हैं। तो जाहिर पहले बात बताएं है, फाइन ओवरहेड आटे है, की आपके बोरी जो पिछले वर्कर साल हैं, कितने उनकी की थी तनख्वाहें और हैं, अब कितने की आपका है? किराया उसके बाद है, में आते आपकी हैं। गैस का बिल है, मैं सब आपकी बिजली का कुछ बिल है। इसको- फाइन आटे की बोरी जो पिछले साल 6,000 रुपए की थी, इस वक्त वो कितने कितने की की है, है? आफ्ताब ये साहब? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका मैं जी, चाहता जी, हूं आफ्ताब साहब। कि लोग इतना बल्कि आफ्ताब साहब जरा रुकिएगा, आफ्ताब साहब रुक जाए, आफ्ताब साहब रुक जाए, मैं आपसे ही वापस आऊंगा। आफ्ताब साहब रुक जाए, मुझे कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। और नासिर सलमान साहब ने आफ्ताब गिल साहब के फिगर्स को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि उनसे सवाल किया है कि 6,000 की जो फाइन आटे की बोरी थी वो इस वक्त कितने की है, जबकि आफ्ताब गिल साहब का दावा इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं उनको मौका दूंगा इस पर वो नासिर सलमान साहब को जवाब दे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है मोहतरम नसीम कुरैशी साहब ने, जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और सहाफ़त के मैदान में एक वसी तजुर्बा रखते हैं। आफ्ताब साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जिस तरह से हमें नासिर साहब ने आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि एक साल पहले भी जो फ़ाइन आटे की बोरी थी वो 6,000 रुपये की थी। क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, ये बात बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त की। उसके रिएक्शन में क्या हुआ, उसके रिएक्शन में हमने पिंडी इस्लामाबाद में हड़ताल की और हम मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं वापस आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहतरम बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं, साबिक वजीर खुराक हैं। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं आपको सुनता हूं। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब नान भाई एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो 10 रुपए की रोटी 12 रुपए की कर देंगे, 15 रुपए का नान 18 रुपए का कर देंगे, क्योंकि हम महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। बिलाल साहब, हुकूमत ये कहती है कि हमने गंदम की इमदादी जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया है किसान को फायदा पहुंचाने के लिए। तो जब गंदम की इमदादी कीमत ज्यादा होगी तो आटा भी महंगा होगा, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट इसरार करती है कि नान भाइयों को इजाजत नहीं दी जाएगी रोटी और नान महंगा करने की। आप क्या कहेंगे बिलाल साहब? देखिए, मैं तो इनकी गवर्नमेंट की इस फिलॉसफी को मानता ही नहीं हूँ ना सिरे से। गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने किसानों को उनकी सपोर्ट प्राइस बढ़ा के उनकी सपोर्ट कर दी है, उनकी मदद कर दी है। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके लिए ना खाद मौजूद है, तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि पैसे लेके लोग अपनी फसलों को
लगाने के लिए खाद ढूंढ रहे हैं और जी हाँ। उनको नहीं मिल रही। जी हाँ। और दूसरी तरफ जो हमारे जो नहीं, बिलाल साहब ये अलग इशू है, लेकिन जो गवर्नमेंट की फिलॉसफी है कि अगर आप गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफा नहीं करेंगे तो किसान गंदम उगाना ही छोड़ देंगे। पाकिस्तान जो है वो वीट मजीद इंपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएगा जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है। तो किसान को फायदा तो जाना चाहिए ना जब गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी। थोड़ा सा मेरे भाई मुझे मौका दे तो मैं आपको जी चीजों को ना क्लियर कर दूं। जी जी। देखिए मैं इस वक्त मैं बात करूं, ये जो महंगाई है बेसिक चीज है खुराक, वो लोगों की एक्सेस से बाहर हो चुकी है। ठीक है, आए दिन आप मीडिया पे कोट होते हुए देखते हैं। अब कल ही वायरल हुई थी कि खवातीन को बरा ना करके उन पर तशद्दुद। बिल्कुल ठीक बात है। वजह क्या थी? मैं उस सेल की सपोर्ट नहीं कर रहा। गुर्बत वो ठीक करी थी खवातीन और ना उनके ऊपर टॉर्चर होता वो ठीक था, मगर वजह क्या थी? खुराक। उनके पास खुराक नहीं थी, इस वजह से वो चोरी करने को मजबूर। बिल्कुल ठीक बात है। इस स्टेट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खास तौर पे जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसने वो जो रूरल साइड के लोग हैं उनको और अर्बन साइड के दोनों लोगों को साथ लेके चलना है। और उसका जो डिफरेंस है वो स्टेट ने सब्सिडी की सूरत में जो अरबों रुपए की दी जाती है, ठीक है, उसकी सूरत में मैनेज करना है। ये फूड डिपार्टमेंट, यानी आप ये कह रहे हैं कि गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफा ठीक है लेकिन आटा महंगा नहीं होना चाहिए और जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को सब्सिडी की शक्ल में देना चाहिए जो कि गवर्नमेंट नहीं दे रही। मेरे भाई मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये फूड डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। और फूड डिपार्टमेंट का तो कोई काम नहीं। फूड डिपार्टमेंट तो गंदम नहीं उगाता, फूड डिपार्टमेंट तो रोटी नहीं लगा के देता। उसका तो काम ही है कि चीजों को मैनेज करना। और मैनेज कैसे करना कि जो रूरल साइड से जो किसान हमारे पाकिस्तान का, बिलखुसूस पंजाब का किसान अपनी खून पसीने की मेहनत के साथ वो जो वहां पे क्रॉप ग्रो करता है उसको उसका मुआवजा मिल जाए। ठीक है, जिम्मेदारी है फूड डिपार्टमेंट। तो बिलाल यासीन साहब, हुकूमत कहती है कि हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब्सिडी दे सकें और जो गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा है इसका बोझ भी अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंसान जब पैदा होता है ना तो सांस लेने के बाद ना ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसके लिए खुराक है। जी हाँ। और जब तक वो जिंदा रहता है ना उसके लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे जरूरी चीज खुराक है। ठीक। अगर आप खुराक नहीं देंगे ना तो आपका कोई मजहब नहीं रहता, आपकी कोई सियासी, यानी आप इसे पीटीआई की सियासी नाकामी समझते हैं कि वो ये सब्सिडी नहीं दे पाए? कि ये इनकी तो नाकामी हर जगह पे है, मगर ये पीटीआई की नाकामी नहीं है। खुदा के वास्ते मैं पीएमएलएन का स्पोक्समैन बन के नहीं बात कर रहा, ठीक है, मैं एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ कि जो जिस नहज पे ये मुल्क को ले आए हैं, ये इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं 1 वक्त की रोटी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए। आफ्ताब गिल साहब, आप नासिर साहब की बात का जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि फिगर्स वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। जी जी, मैं बिल्कुल नासिर भाई की इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन नासिर भाई ने असल में पूरी तहकीक नहीं की। उस वक्त 6000 जो कीमत की गई थी वो मसनूई महंगाई थी मिल वालों की तरफ से। उस वक्त इमदादी कीमत जो वो 1400 रुपये गंदम की थी। उसके रिएक्शन में हमने रावलपिंडी में अपना हड़ताल की और बदकिस्मती से नान भाई को भी डी चौक का रास्ता देखना पड़ा। हम वहाँ पे गए, बैठे, धरना दिया और वो रेट जो है वो रिवर्स हो गया और हमने इखलाकी जुर्रत के मुताबिक रेट नहीं बढ़ाया। जब रेट रिवर्स हो गया फाइन का तो हमने रेट वही रहने दिया। अब जो मसला है ना, बेसिक मसला, अब जो 6000 पे कीमत गई है, अब ये इसको वापसी 2 माह हमने टाइम दिया। 2 महीने पहले वैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कवर किया, मैंने रिक्वेस्ट की। 2 माह पहले हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, बारहा उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन हमें किसी आफ्ताब गिल साहब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आप सिर्फ ऐलान करके पीछे तो नहीं हो सकते। इंतजामिया आएगी, छापे मारेगी, आपके तंदूर बंद करेगी, आप क्या करेंगे? लोगों ने रोटी तो खानी है ना। सर देखें, मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ, इंतजामिया मिल वाले पे छापा क्यों नहीं मारी? वो ताकतवर लोग हैं ना, उनका बस आप तंदूर वाले पे क्यों छापा मारेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, फ्लोर मिल्स पे छापा नहीं बच सकता क्योंकि फ्लोर मिल्स के मालिक जो है खुद असेंबलियों में बैठे हैं आफ्ताब गिल साहब। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? कारोबार बंद करके घर चले जाएंगे? हम बैठ जाएंगे, जो छापा मारेगा उसके दरवाजे के आगे सब तंदूर वालों को लेके बैठ जाएंगे, उनका खाना पानी पूरा करेंगे। नसीम कुरैशी साहब, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी महंगाई के हवाले से। आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि हमें अब रोटी की प्राइस में, नान की प्राइस में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। आप एक अरसे से मुआशरे को स्टडी कर रहे हैं बतौर सहाफ़ी, आप क्या समझते हैं कि जब महंगाई में इजाफा होता है तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है, फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है तो जराइम में इजाफा होता है? नसीम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऐसे जराइम में बिल्कुल इजाफा होता है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँ इस चीज़ पे।
ये रोटी, मेरे भाई बैठे हैं, मुझे पता है ये आफ्ताब साहब, इनको मालूम है चीनी, आटा, रोटी ये माफिया है। ठीक है, महंगाई, गवर्नमेंट के मसाइल और हैं, गवर्नमेंट चीज़ें और चीज़ देख रही, महंगाई और देख रही। एकदम से पेट्रोल की कीमत में अगर 5 रुपये इजाफा हो रहा है तो किराया बढ़ाने वाले आ जाएंगे, रोटी की कीमत वाले आ जाएंगे, चीनी वाले आ जाएंगे। मैं एक आम शहरी के तौर पे बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं कोई तो ये अपने तजिया निगार के तौर पे बात नहीं कर रहा, खिला सकते हैं ना, मैं तजिया निगार से नहीं, पल्ले से वाली बात ही नहीं। इस वक्त मुझे बताया, मैं जहाँ पे रहता हूँ माल्टोन और उसके गिरदो नवाब में, लिंक रोड पे, इधर वहां पे कच्ची बादियां हैं, तो वहां पे रोटी मिल रही है 15 रुपए की पहले दिन से। 25 रुपए की रोटी मैं खरीद रहा हूँ रात को, अगर मैं घर जाते हुए लेट जाऊं तो मैं खरीदूं। ये कौन सी महंगाई है, कौन सी बात की जा रही है? जो रोटी 10 रुपए की थी, जिसको अब ये 12 रुपए कर रहे हैं, उसका वजन पूछ ले, मेरे भाई साथ बैठा हुआ है, ये बताया उसका वजन क्या है। अब आ जाए आपका दूसरी बात, ये तो मेरी बात, आपने क्वेश्चन मेरे भाई से पूछना है, वाला वजन पूछना है आपने, और उसकी म्यार पूछना है कि वो क्या म्यार है। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, और ये मसाइल इस गवर्नमेंट में नहीं, इससे पहले भी अच्छा, इस महंगाई से जराइम में इजाफा होता है। मैं एक मिनट, पिछली गवर्नमेंट में ये होते रहे, अब आए महंगाई की तरफ। मैं वो, मेरे पास अल्फाज ही, मैं कुछ चीज़ ऐसे कहने नहीं चाह रहा, जराइम में इजाफा और इसके साथ जो आपके माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है वो महंगाई से हो रहा है। महंगाई, जराए आमदनी कम है, जराए आमदनी कम, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल जहाँ पे 1000 रुपीज में एक बंदा अपनी पिकअप में या गाड़ी में किसी में अगर वो डलवाता था पेट्रोल, अब वो 1000 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल नहीं आना, ठीक है, 1500 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल आ रहा है। अब इसका डिफरेंस देखें, अब जो लेके गाड़ी फिर रहा है 50 प्लस, मतलब 1 करोड़ के करीब की, 50 लाख की, 60 लाख की, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ना है एक आम आदमी को जब उसने अपने बच्चे की फीस देनी है, घर में दूध लेके जाना है, उसमें जराइम, ये जरूरी नहीं कि उसे मर्डर करना, डकैती कर दी, वो जो जहां पे करप्शन हो सकती है, वहां करप्शन शुरू कर देनी, और करप्शन बढ़ रही है, वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। लेकिन वो बहुत छोटे लेवल की करप्शन उन लोगों की। नसीब साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। नासिर साहब, अभी बिलाल यासीन साहब बात कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि फूड डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफा करे, और उसके बाद अगर गंदम महंगी होने लगी, आटा महंगा होने लगे, तो उस पर सब्सिडी दे। ये सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे आप लोग नासिर साहब? देखिए, ये अभी ये अजीब सी बात की है, मैं हैरान हुआ हूं कि साबिक फूड मिनिस्टर भी रहे हैं। जी, आप मुझे बताएं कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई ऐसा फैसला कर सकता है जिसको हुकूमत की ताईद हासिल ना हो? देखिए मेरे दोस्त, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो पूरी दुनिया में एक थ्रेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट कुछ इदारा बनाती है जो उन मामलात को रेगुलेट करता है। असल में ये सब्सिडी देने का मामला तो पूरी एक गवर्नमेंट का होता है कि वो चीज़ों की कमी और बेशी को आप लोग करियाने की दुकानों पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो आटे मेरे भाई वो फिर तय करती हैं कि ये फलां जो कमोडिटी है, इस मरतबा इसकी हमारे पास पैदावार शॉर्ट हुई है, तो हमें इसमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोगों की ये पहुंच से ज्यादा ना हो जाए, और वो उसके लिए अदारा शुमारियाती जो है हमारा वफाकी इदारा, उसका सहारा लेते हैं, और असेंबली के अंदर बहस होती है, उसके नतीजे में एक कंसेंसस के बाद वो सब्सिडी देते हैं। देखिए, हमने इस हवाले से जो गंदम की इमदादी कीमत को ज्यादा किया है, अच्छी बात है, के साथ साथ हमने महसूस किया कि हमारे मुल्क के अंदर ठीक हो गया, कीमतें हैं कम है, लेकिन आप आटा महंगा होने से बचाने के लिए आप सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? 120 अरब रुपए का जो पैकेज आया है, जिसमें 30% के करीब चीजों की रायती प्राइस, पहले प्राइस बढ़ा दो, फिर 30% कम कर दो। हमने गवर्नमेंट क्या दुकानदार है? आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने कुछ फिर ओपन मार्केट में खोला हुआ है? देखिए, उसको हम सिर्फ रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट उसकी निगरानी करती है, गवर्नमेंट उनके ऊपर कानून आप लोग सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? नजर को रखती है, वो रेगुलेट करती है। बिलाल यासीन साहब की बात का जवाब तौर पे आप लोग सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? नहीं है, हमने आपको बताते हैं कि इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, गंदम, चीनी और आटा जो है, ये पाकिस्तान के अभी भी 75% लोग देहातों में रहते हैं, और उनका इस 3 चीजों के साथ डायरेक्टली कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जो शहरों में हुआ है। ये बात जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं। वहां पर गंदम पैदा हुई है, वहां पर शक्कर पैदा होती है, वहां पर उस अंदाज में ये मामला नहीं है जैसे आप मीडिया के ऊपर इनको पेश करते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुझे 2 बातें बताएं आफ्ताब साहब। गन्ने की आफ्ताब साहब मुझे 2 बातें बताएं। नासिर साहब रुक जाएगा।
रिकॉर्ड फायदा हुआ है। आफ्ताब साहब दो बातें बताइए, जो नसीम साहब ने सवाल किया जी, कि जो रोटी का वजन है, और दूसरा ये बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है किसान को फायदा देकर सब्सिडी देती है तो आप आटे की प्राइस को और रोटी की प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं ना आफ्ताब साहब? जी, मैं गुजारिश करता हूँ नसीम भाई के तज्जिए को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह एक आसान टारगेट रोटी वाले को माफिया कह दिया, उन्होंने आटे वाले को माफिया नहीं कहा, उन्होंने फाइन वाले को माफिया नहीं कहा। जब आटा और फाइन बढ़ा उनको नहीं कहा कि भाई क्योंकि वो अमीर लोग हैं, रोटी वाला बेचारा किसी का क्या बिगाड़ सकता है, उसको चाहे आप माफिया कहें चाहे जो मर्जी करें, वो तो गरीब आदमी है। उसकी रोटी बेचने वाले में नसीम भाई, उसने जाके बाजार से दाल भी खरीदनी है, घी भी खरीदना है, चीनी भी खरीदनी है, अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाना है। हमारी बदकिस्मती है, आप सुबह विजिट करें कितने तंदूर वालों के बाहर करोला खड़ी है, पराठो खड़ी है, कौन सा तंदूर वाला जो है वो बड़े आलीशान घरों में रह रहा है। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह अजान के टाइम हमारी दुकानें खुलती है, रात को 12 बजे तक हम बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। और आप गर्मी में अगर जाके देखें तंदूर के ऊपर कितने दर्जा सेंटीग्रेड वहां पे गर्मी होती है, इस चीज को भी थोड़ा मद्देनजर रखें और थोड़ी सी रिलैक्सेशन तंदूर वाले को दे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नसीम साहब, दूसरी बात ये कि जो रोटी जब महंगी होती है नसीम भाई, उसका फैक्ट होता है गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, फाइन महंगा हो गया, ये सब चीजें जब महंगी होती हैं। और तीसरा जो इन्होंने आपने वजन की बात की है, मैं एलानिया कहता हूं वजन कम करने वाले हम में से नहीं है। जो बंदा वजन कम करता है वो सबसे पहले अल्लाह का देनदार है। ठीक बात। अगर हमने वजन कम करके पकाना हो तो हम रेट बढ़ाने का सोचें। लास्ट कमेंट्स नसीम साहब, मेरे पास ये सेगमेंट खत्म हो रहा है, प्लीज लास्ट वजन कम करके आप एग्री करते हैं नसीम साहब? देखिए इनके मसाइल को मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो उनकी अप्रोच को एग्री नहीं करते। देखिए इनके मसाइल को एग्री करता हूं, इनकी बात दुरुस्त है कि इनका ये समझ रहे हैं कि हालांकि मैंने बात यही आटा माफिया में फाइन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अब ये जो एक बात आ जाती है ना तंदूर के, ये वजन वाली बात, इससे मैं भाई के इत्तेफाक नहीं करता, बाकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं। ठीक है, अगर ये तंदूर ना हो, मेरा ख्याल है आप और मैं अब खुद से क्या खाना किसी बहुत शुक्रिया नसीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आफ्ताब गिल साहब, और हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मुझे हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत किताब का आपसे तारुफ करवाना है, और उस किताब का नाम है राजा गिद्ध, जो बानो आपा ने लिखी, बानो कुद्सिया ने लिखी, जो कि अशफाक अहमद की अहलिया थी। ये जो नावल है, बल्कि ये एक मुआशरे की जो कथा है, 1981 में पहली बार संग मील पब्लिकेशंस की जानिब से इसे पब्लिश किया नियाज़ अहमद मरहूम ने, और उसके बाद से ये पाकिस्तान के बुक शेल्फ से, पाकिस्तान की बुक शॉप से कभी गायब नहीं हुआ और मुसलसल पब्लिश होता रहा है। इस नावल के जो 4 बड़े अहम कैरेक्टर्स हैं, उनमें कय्यूम है, उनमें आफ्ताब है, उनमें सीमी शाह है और प्रोफेसर सुहेल है। प्रोफेसर सुहेल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते हैं, और ये जो कय्यूम, आफ्ताब और सीमी शाह है, ये तीनों सोशियोलॉजी की क्लास में इकट्ठे हैं। और जो सीमी शाह है वो आफ्ताब से मोहब्बत करती है, लेकिन आफ्ताब किसी दूसरी लड़की से शादी करके लंदन चला जाता है, और जो कय्यूम है वो सीमी शाह से मोहब्बत करता है। और इस नावल के ज़रिए बानो आपा ने हमें ये मैसेज दिया है कि जो सीमी शाह थी वो प्रैक्टिकली आफ्ताब की मोहब्बत की वजह से एक जीते जागते मुर्दा इंसान में तब्दील हो चुकी थी, और इसी वजह से कय्यूम ने उसकी कुर्बत का फ़ायदा उठाकर एक राजा गिद्ध बना, उसने एक मुर्दार को खाने की कोशिश की। और इसके साथ ही बानो कुद्सिया ने इस किताब के अंदर जो हलाल और हराम का तसव्वुर इंट्रोड्यूस करवाया है, वो अपनी जगह पर निहायत अहमियत का हामिल है। बानो आपा का मानना है कि जब हम हराम खाते हैं तो हमारे अंदर एक जीन म्यूटेशन पैदा होती है, और ये जीन म्यूटेशन जो है नस्लों में सफ़र करती है। और शायद इसी वजह से जब हम देखते हैं कि नावल का इख्तिताम होता है तो आफ्ताब का बेटा जो इफ्राहीम है वो मुख्तलिफ अबरानी ज़बान के अंदर बोलता हुआ हमें दिखाई देता है। और बानो आपा साबित करती हैं कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं या जब आप हराम खाते हैं तो आप का जो राजा गिद्ध है अंदर का, वो बेदार हो जाता है। और ये जो 2 पैरेलल नरेटिव्स चलाए गए हैं बानो आपा की जानिब से, वो इस किताब की खूबसूरती है और इस किताब की अजमत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि डॉक्टर अजमल जो कि माहिर नफ्सियात थे और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस नावल को CSS के निसाब के अंदर लगवाया। मुझे आज के प्रोग्राम में बहुत खुशी हुई कि मैंने इस किताब का तारुफ आपसे करवाया। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।